व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अकाउंटेंसी तो हमारी शुरू हो गई है, अब इको भी थोड़ी सी शुरू कर लें हमारे सेशन के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड ट्रस्ट मी, इतने अच्छे तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी सवाल पूछ ले बोर्ड, आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम के साथ, और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बहुत आसान है, 3 ही कॉन्सेप्ट्स हैं, बट बहुत अच्छे से प्रॉपर टाइम लगा के इसको समझेंगे और इस पूरे चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चे, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होता है वो 40 मार्क्स का होता है। मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स। अगर मैं स्टेट बोर्ड्स की बात करूं तो उसमें माइक्रो आता है कुछ जगह और मैक्रो आता है। तो माइक्रो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ते चले जाना, आपका सारा प्रेपरेशन हो जाएगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है नेशनल इनकम। अब बच्चे, जब मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं ना, तो अलग अलग ऑथर्स की बुक में कुछ कुछ टॉपिक्स आगे पीछे हैं। यानी हो सकता है कि मेरी पीपीटी में जो टॉपिक आपकी बुक में चैप्टर 1 में हो, मेरी पीपीटी में वो चैप्टर 2 में हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक में जो चैप्टर 2 में हो, मेरी पीपीटी में वो चैप्टर 1 पे हो। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं नेशनल इनकम को लगभग 6 पार्ट्स में खत्म करूंगा, क्योंकि टोटल 4 चैप्टर्स हैं एज पर माय पीपीटी। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये हम आज ही खत्म करेंगे। इसी तरीके से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो जब तक आपका नेशनल इनकम पूरा खत्म नहीं हो जाता, आप बुक मत उठाना। पूरा नेशनल इनकम मेरी पीपीटी के हिसाब से खत्म कर लो, फिर जो भी तुम किताब पढ़ते हो उसको तुम खोल सकते हो। नहीं भी खोलना तब भी मैं गारंटी लेता हूं, सिर्फ वीडियोस से तुम नेशनल इनकम में पूरे 10 on 10 ले सकते हो। 10 नंबर का ये पूरा का पूरा यूनिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला है हमारा चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, कुछ बेसिक्स हैं जो हमको पढ़ने चाहिए, जैसे कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो देखो, ये तो हमने क्लास 11th में जब माइक्रो पढ़ी तभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि ये इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच वो है जिसके अंदर हम हर चीज को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक ब्रांच वो है जिसके अंदर हम हर चीज को बहुत बड़े लेवल पे डिटेल्ड एनालिसिस करके पढ़ते हैं, एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में जो आई होता है वो एक हिंट है कि यहां पे हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं। मैक्रो में जो ए होता है ये एक हिंट है कि इसके अंदर हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। सर एग्रीगेट्स क्या है? एग्रीगेट्स का मतलब बच्चे समेशन। यानी अगर मुझे फॉरेस्ट की स्टडी करनी है और मैं एक ट्री की स्टडी कर रहा हूं तो वो इंडिविजुअल है ना, छोटे लेवल पे है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं मैं पूरे जंगल की, जिसके अंदर सारे ट्री का समेशन आ गया, एग्रीगेट आ गया सारे ट्रीज का, तो उसको हम मैक्रो लेवल पे डिस्कस करेंगे। राइट? तो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी which studies the behavior of aggregates of the economy। एग्रीगेट्स का मतलब हम इकोनॉमी में हर कॉन्सेप्ट को बड़े लेवल पे समेशन करके, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल इनकम हम माइक्रो में पढ़ते हैं, पूरे देश में सभी लोगों की इनकम, नेशनल इनकम मैक्रो में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का आउटपुट हम माइक्रो में पढ़ते हैं, पूरे देश का आउटपुट यानी प्रोडक्शन, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट, वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। इसी तरीके से एग्रीगेट कंजम्पशन। तो इसके जो मेन टूल्स होते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, एग्रीगेट लेवल पे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये भी हम पूरा चैप्टर में कवर करेंगे। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चलो सर, माइक्रो मैक्रो का एक डिफरेंस दिया है बच्चे। सबसे पहले माइक्रो क्या है? देखो, जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई ना वही सब यहां पे लिखी हुई हैं। जैसे माइक्रो क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं तो वो माइक्रो है। एंड इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। यहां पे हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं। टूल्स क्या है माइक्रो में? मेनली हम किस चीज की स्टडी करते हैं? मेनली इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एक एक इंडिविजुअल की। मैक्रो में वहीं पे हम एग्रीगेट लेवल पे डिमांड और एग्रीगेट लेवल पे ही सप्लाई पढ़ने वाले हैं।
माइक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी प्राइस के अराउंड घूमती रहती है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत याद हो, नहीं भी याद है तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, बट फिर भी वहां पे हम डिमांड कर्व पढ़ते थे ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व पढ़ते थे ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग, जहां पे इंटरसेक्ट करते थे वो इक्विलिब्रियम होता था। इक्विलिब्रियम के ठीक सामने हमको प्राइस मिलता था। तो माइक्रो में हम इसको ही ढूंढते थे मेन, कि इंडिविजुअल लेवल पे कमोडिटी का प्राइस क्या है। मैक्रो में हम प्राइस की बात नहीं करते, मैक्रो में हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अराउंड पढ़ाई करते हैं। यानी हम बहुत ज्यादा बात इनकम की करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की करेंगे, आउटपुट की करेंगे, जबकि माइक्रो में हम प्राइस की ज्यादा बात करते हैं, राइट। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब समेशन कॉन्सेप्ट्स का कितना होता है, तो माइक्रो में भी ध्यान रखना कुछ लिमिटेड लेवल ऑफ एग्रीगेशन होता है, थोड़ा बहुत एग्रीगेशन होता है, बट मैक्रो में तो बहुत हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। सही है, इसका मतलब ये है, जैसे आपने डिमांड पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो जिन्होंने माइक्रो नहीं भी पढ़ी, जो स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, उनको मैं अभी बताता हूं वैसे ही, कि जब मैं हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन की, ये मोबाइल फोन की मैंने डिमांड करी, तो इसको बोले जाता है इंडिविजुअल डिमांड। वहीं पे मेरे साथ साथ मेरे दोस्त ने भी डिमांड कर दी, उसकी गर्लफ्रेंड ने भी डिमांड कर दी, तो एक दो तीन लोगों ने डिमांड कर ली, राइट। अब जब इनको जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, मार्केट डिमांड। ये क्या बनेगा, मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड में तीन लोग आ गए, समेशन हो गया, एग्रीगेशन हो गया, लेकिन वो आएगा माइक्रो में ही, आएगा वो माइक्रो में ही। तो इंडिविजुअल डिमांड भी माइक्रो का कॉन्सेप्ट था, मार्केट डिमांड भी माइक्रो का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब मैं मैक्रो लेवल पे आता हूं तो मैं मैक्रो लेवल पे बोलूंगा जितने भी मोबाइल फोन है, सिर्फ एक नहीं, जितने भी मोबाइल फोन है सारे जोड़ लो, सारे कंज्यूमर जोड़ लो, सारी फर्म जोड़ लो, गवर्नमेंट भी अगर मोबाइल फोन बांटने के लिए खरीद रही है, क्योंकि सरकार भी तो आईपैड मोबाइल फोन वगैरह बांटती रहती है, वो भी जोड़ लो, फॉरेन सेक्टर भी जोड़ लो, यानी सबकी डिमांड जोड़ लो, फिर वो बन गया एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट बहुत बड़े लेवल पे एग्रीगेशन करता है, जबकि हमारे पास माइक्रो लेवल पे थोड़ा बहुत एग्रीगेशन होता है। तो माइक्रो में क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, बेसिक असम्पशंस, जब आप माइक्रो पढ़ते हो तो मैक्रो के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट माने जाते हैं, मैक्रो पढ़ते हैं तो माइक्रो के सब कांस्टेंट माने जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, इट एज्यूम्स ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। अदर नेम, इसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरीली प्राइस के अराउंड ये रहता है। इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अराउंड रहता है। फिर एग्जांपल्स, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और इसमें नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ये पूरा खेल बच्चों माइक्रो मैक्रो का आता है। सर क्या ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, रीड करो छोड़ दो। चलो सर, अब शुरू होता है बच्चों हमारा मेन चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर ये सर्कुलर फ्लो होता क्या है, राइट। अब इसको पढ़ाने के लिए मुझे एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं खाली शीट पे आ जाता हूं। देखो बच्चों, एक बात समझना, सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं मेरी जान। कितने सेक्टर्स होते हैं? 4। ठीक है, सबसे पहला सेक्टर होता है बेटा कंज्यूमर लोगों का, जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड्स। जितने भी कंज्यूमर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर में खाना खाना है, तो मैंने व्हीट, राइस, शुगर, ये सब हमारे घर में आता है नॉर्मली, तो एज अ हाउस होल्ड हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड्स का। नंबर 2, दूसरा सेक्टर होता है बच्चे फर्म्स का, जो ये सब बनाती हैं। ठीक है, जो ये सब बनाती हैं, बट हर इंसान अपने घर पे हाउस होल्ड भी है, फर्म भी है। अब जैसे मैं एजुकेशनल सर्विसेज की बात करूं तो आई एम द फर्म, मैं उसका प्रोडक्शन करता हूं, बट मेरे घर में बच्चे भी तो हैं जो उस चीज का कंजम्पशन करते हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो कंज्यूमर तो हर कोई है ही है फॉर वन और दी अदर थिंग, खाना तो हर कोई खा ही रहा है, राइट। अब आप बोलो कि सर एक किसान, वो तो खुद ही ग्रो कर देता है, वो दूसरे को भी देता है, तो वो फर्म भी हो गया, वो खुद भी ले आया, लेकिन वो किसान भी तो एजुकेशनल सर्विसेज पे स्पेंड करता होगा, हेल्थ सर्विसेज पे स्पेंड करता होगा, अलग अलग जगह खर्चा करता होगा या नहीं करता होगा बच्चे। तो हर इंसान कहीं ना कहीं फर्म भी है, हर इंसान कहीं ना कहीं हाउस होल्ड भी है। तीसरा सेक्टर कौन सा आता है? तीसरा सेक्टर आता है गवर्नमेंट, सरकार। सरकार भी सर्विसेज गुड्स का प्रोडक्शन भी करती है और कंजम्पशन भी करती है, राइट। और चौथा आता है बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम मेनली फॉरेन सेक्टर भी बोल देते हैं, इसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोल देते हैं। यानी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, हमारे देश में जो सामान बनता है वो बाहर भी बिकता है,
और बाहर जो सामान बनता है वो हमारे देश में भी खरीदा जाता है, हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो टोटल 4 सेक्टर्स एक इकोनॉमी में होते हैं, सबसे पहला हाउस होल्ड्स, फिर फर्म्स, फिर गवर्नमेंट एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम जब सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं तो हम मेनली 2 सेक्टर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो 3 सेक्टर भी हो सकता है, 4 सेक्टर भी हो सकता है, बट हम लोग इसको 2 सेक्टर से ही समझेंगे। हमारे पोर्शन में 2 सेक्टर ही है मेनली। ठीक है, तो 2 सेक्टर में मैं मान लेता हूं कि ये हमारे चिंटू चिंटी बंटी की फर्म है। ठीक है, ये एक फर्म है और ये हाउस होल्ड्स है। ये कौन है? ये हाउस होल्ड्स है, ये है हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस फर्म को जो भी प्रोडक्शन करना है, भाई फर्म का काम है प्रोडक्शन करना, माल बनाना, इस फर्म को जो भी प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन करने के लिए क्या फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी? सर व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी इनपुट्स, जिनकी मदद से सामान बनेगा, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे लेबर, जैसे कैपिटल, जैसे मशीन्स चाहिए होंगी, लैंड चाहिए होगा, तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, राइट? तो ये जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए लैंड प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर, ठीक है, कैपिटल, पैसा भी तो चाहिए, एंटरप्रेन्योर, राइट? तो ये सब फर्म के पास कहां से आएंगे? ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। यानी कि हाउस होल्ड जो है वो सबसे पहले अपनी सर्विसेज इनको देते हैं। अब सपोज कोई स्कूल चल रहा है बच्चों, ठीक है, अब उस स्कूल में मैं पढ़ाता हूं, तो क्या मैंने अपनी लेबर स्कूल को दी तभी वो स्कूल चल पाया? अगर उस स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे मेरे जैसे तो स्कूल तो बंद हो जाएगा, राइट? किसी ने अपनी लैंड दी है स्कूल को कि लो भाई हमारी लैंड पे तुम बिल्डिंग बना लो, स्कूल चला लो। अब वो इंसान लैंड ना दे फिर प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई तो ये सर्विसेज देगा ना। तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो प्रोडक्शन शुरू होता है। ये हाउस होल्ड जब यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो फर्म क्या शुरू करती है? प्रोडक्शन शुरू करती है। क्या सबसे पहले प्रोडक्शन इस तरीके से होगा कि इनको सर्विसेज मिलेंगी तो प्रोडक्शन होगा। अब फर्म को जो सर्विसेज मिली फ्री में थोड़ी ना मिलेंगी, फर्म उस चीज के लिए पे करेगी, राइट? भाई फर्म के रिश्तेदार थोड़ी ना ये, फर्म इसके लिए पे करेगी। तो यहां से फर्म पे करती है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स। जब ये फैक्टर पेमेंट होती है बच्चों, क्या इनके लिए इनकम जनरेट हो गई? भाई सबसे पहले प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, इन्होंने पेमेंट करी तो इनके लिए इनकम जनरेट हो गई। अब सर पेमेंट कौन कौन सी मिलती है? भाई लैंड के बदले में रेंट मिलता है ऑफ कोर्स, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज मिलती है, ये वेजेस एंड सैलरीज है। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे किया जाता है, अकाउंट्स में भी पढ़ रहे थे ना तुम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर को मेहनत करने के बदले में प्रॉफिट्स मिलते हैं। सही हो गया? तो इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, यहां पे प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, इन्होंने उस चीज का पेमेंट करा तो इनके लिए इनकम हो गई। सिंपल सी बात है, ठीक है? अब जो पैसा इनके पास आया, ये चिंटू चिंटी के पास जो पैसा आया, मुझे जल्दी से बताओ, क्या चिंटू चिंटी इस पैसे की सब्जी बना लेंगे? कि आज तो 20 के नोट का आटा गूंदा है, आज तो 500 के नोट की सब्जी बनी है, आज तो 100 के नोट का अचार बना है। ऐसा थोड़ी होता है। पैसे का क्या करता है हाउस होल्ड? भाई मैंने स्कूल को पढ़ाया, मतलब स्कूल में पढ़ाया, स्कूल वालों ने मुझे सैलरी दी, अब उस पैसे से मैं क्या करूंगा? मैं भाई अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरूंगा फिर से। क्या घूम फिर के वो पैसा फिर स्कूल के पास गया या नहीं गया? ईमानदारी से सोचो कि पैसा हम जो कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों पे फिर से स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर भी हैं अल्टीमेटली। यानी ये हाउस होल्ड जो हैं अब फिर से क्या करने वाले हैं? इस पैसे का खर्चा करने वाले हैं। यानी इनकम के बाद फिर से अब एक्सपेंडिचर होने वाला है। क्या होने वाला है? एक्सपेंडिचर होने वाला है, राइट? तो यहां पे ये लोग क्या करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, जिसके बदले में इनको फिर क्या मिलते हैं? वही गुड्स एंड सर्विसेज जो इन्होंने बनाने में हेल्प करी। वही गुड्स एंड सर्विसेज जो इन्होंने बनाने में हेल्प करी। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज इनको देंगे, फिर ये प्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो सर्विसेज का ये इनको पेमेंट करेंगे, इनका इनकम होगा। इनकम के बाद फिर ये खर्चा करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, और एक्सपेंडिचर के बदले में इनको गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे दो चीजें मेरे जान, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा मनी,
ये दो चीजें सर्कुलर फ्लो में घूम रही हैं, सर्कल सर्कल में घूम रही हैं, यानी इन दोनों के बीच में गुड्स और सर्विसेज और पैसा घूम रहा है। सर कैसे? देखो, जैसे सबसे पहले इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, क्या ये सर्विस आई? सर्विस आई ना। इसके बदले में इन्होंने इनको पेमेंट करी, यानी पैसा। फिर इन्होंने ये पैसा घुमा के फिर खर्चा करा, जिसके बदले में इन्होंने इसको फिर गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो अगर आप देखो तो ए, बी, सी और डी, अगर आप देखो तो पहले गुड्स और सर्विसेज इधर आए, जिसके बदले में पैसा इधर गया, फिर वही पैसा घूम के इधर आ गया, फिर वही गुड्स एंड सर्विसेज इधर आ गए। तो अगर आप देखो तो इस पूरे सर्कुलर फ्लो में गुड्स और सर्विसेज और पैसा राउंड 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 घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाता है। यानी इनकम रुकता नहीं है, मैं आपको दूंगा, आप फिर मुझे दोगे वन और दी अदर वे, मैं आपको पे करूंगा, आप फिर मुझे पे करोगे वन और दी अदर वे। इकोनॉमी में पैसा भी और गुड्स और सर्विसेज भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। बोलो, आया एकदम दिमाग में? सेट हो गया बढ़िया तरीके से? आओ सर, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये इंपॉर्टेंट है। डन 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 डन। देखो सर, इट रेफर्स टू द साइकिल। बेटा देखो, ये साइकिल है। साइकिल कैसी? वो सर्कुलर मोशन में चलेगी। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इनकम। सर जनरेशन ऑफ इनकम कब होगा? जब प्रोडक्शन होगा। भाई प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगी ना, तो जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर जब प्रोडक्शन होगा तो फिर उस चीज का पेमेंट दिया जाएगा, तो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको वो चीज डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, पैसा दिया जाएगा। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन। अब उनको पैसा मिला, वो फिर से खर्चा करेंगे फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो फिर खर्चा करेंगे किस पे? गुड्स और सर्विसेज पे, प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो सर्कुलर फ्लो में सबसे पहले क्या होगा? जनरेशन ऑफ इनकम होगा। प्रोडक्शन होगा तो जनरेशन ऑफ इनकम होगा। जनरेशन के बाद पैसा उनको मिलेगा, इनकम होगा, फिर वो फिर से पैसा इधर खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा, और ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है। इसी को सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर मेनली तीन चीजें आई, तीन फेज आए। कौन कौन से? सबसे पहले जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन फेज, जिसको हम जनरेशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। फिर जब प्रोडक्शन होगा तो फर्म्स उनको पे करेंगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उसको बोलते हैं इनकम फेज, जिसका दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। और फिर अल्टीमेटली ये दोबारा खर्चा करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज, जिसको हम डिस्पोजिशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद इनकम, इनकम के बाद एक्सपेंडिचर, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, ये ऐसे ही चलता रहता है। इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। मुझे पता है मस्त तुम्हें क्लिक कर गया, मस्त समझ में आ गया। पहले प्रोडक्शन होगा, जनरेशन ऑफ इनकम, फिर वो पैसा इधर जाएगा, इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो दोबारा खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन। ये तीन फेजेस होते हैं बेटा। ठीक हो गया? परफेक्ट हो गया मेरे जान? परफेक्ट हो गया? हाँ सर। देखो, जनरेशन फेज, प्रोडक्शन फेज। In this phase, firms produce goods and services with the help of factor services. जो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी उसकी मदद से प्रोडक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इनकम। जो पैसा है वो रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में फर्म से हाउस होल्ड को मिलेगा। देन डिस्पोजिशन फेज, इस फेज में इनकम जो मिली है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो खर्च करेंगे गुड्स और सर्विसेज पे। तो अल्टीमेटली पैसा भी और गुड्स और सर्विसेज भी गोल 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 घूमता रहेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बढ़िया सर, बढ़िया सर। स्टॉक फ्लो भी बताता हूं, बट बिफोर दैट, सर्कुलर फ्लो में दो चीजें आई बच्चों। सर्कुलर फ्लो में कितनी चीजें आई? दो चीजें। कौन कौन सी? एक तो पैसे का फ्लो और एक गुड्स और सर्विसेज का फ्लो। कौन कौन सा फ्लो? वन इज द फ्लो ऑफ मनी, द अदर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फ्लो ऑफ मनी हुआ ना बेटा, मैंने लिखा था ना फ्लो ऑफ मनी कहां कहां पे हुआ था, ये B इज इक्वल टू सी। देखो पैसा घूम रहा था, पहले इधर आया ये B की फॉर्म में, फिर इधर गया C की फॉर्म में, है ना। तो ये जो मनी का फ्लो हो रहा है इसको हम मनी फ्लो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। तो इस सर्कल में ना दो चीजें घूम रही हैं, गुड्स और सर्विसेज और पैसा। तो सर्कुलर फ्लो में दो तरीके का फ्लो है, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेंगे, मनी फ्लो में पैसा फ्लो करेगा। तो क्या बोला मैंने बोला सर दो फ्लो होंगे,
रियल फ्लो, मनी फ्लो। सर रियल फ्लो क्या है? द फ्लो ऑफ सर्विसेज, सबसे पहले सर्विसेज जो हाउस होल्ड ने फर्म को दी और फिर फर्म ने जो गुड्स और सर्विसेज इनको दिए वो, तो इट इज द फ्लो ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड देन द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, इसको रियल फ्लो बोलते हैं। सर मनी फ्लो क्या है? सबसे पहला फर्म ने जो इनको पैसा दिया और फिर इन्होंने जो पैसे को खर्चा करा, तो क्या पैसा भी गोल गोल घूम रहा है ना? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ खर्चा फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अल्टीमेटली दो ही चीजें घूम रही थी बेटा, गुड्स और सर्विसेज और पैसा। बढ़िया सर, क्या बात है। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी। किसके बीच में हो रहा है? फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में। ये तो आपको याद हो गया होगा। क्या एक्सचेंज किया जाता है? इसमें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते हैं, इसमें मनी एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। बेटा देखो, जहां पैसा एक्सचेंज होता है वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको कुछ भी काम करना है उसके बदले में आप पैसे का लेन देन कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देयर इज नो डिफिकल्टी इन एक्सचेंजिंग द मनी। मनी एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले जब पैसा नहीं होता था तब एक्सचेंज कैसे चलता था? भाई एक्सचेंज तो पहले से चलता है, ये दुनिया ही एक्सचेंज पे चलती है, लेन देन पे चलती है। तो पहले कैसे होता था? पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर में क्या होता था? लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे गुड्स के लिए, यानी रियल फ्लो चलता था पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा बट उसके बदले में मुझे 10 किलो चावल चाहिए। अब आपके पास शायद वो 10 किलो चावल हो, शायद वो ना हो। अगर हो गए तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा हमारा, नहीं है आपके पास तो ट्रांजैक्शन अटक जाएगा। अब ये तो मैंने सिंपल सा रखा, हो सकता है कोई और बोले कि भाई मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ाने के बदले मुझे 1 किलो सोना चाहिए। अब सामने वाले के पास होगा तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में ये बार्टर की प्रॉब्लम आती है? बार्टर मतलब जब गुड्स और सर्विसेज आपस में बदले जाते हैं, तो ये चॉइस की प्रॉब्लम, स्टोरेज की प्रॉब्लम, आपस में दोनों एग्री करें इस चीज की प्रॉब्लम, तो इसके अंदर बेटा डिफिकल्टीज ऑफ अ बार्टर सिस्टम आ सकती है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, पैसे में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला भैया मेरा लाइव बैच इतने का है, अब इफ यू कैन तो आप एनरोल कर लो, इफ यू कांट तो कोई बात नहीं, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब मनी फ्लो चलता है तो कोई बार्टर की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रियल फ्लो में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका दूसरा नाम होता है बच्चे फिजिकल फ्लो, याद रखना है। इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो, ठीक है। इस डिफरेंस का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इट इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव नेम, जैसे तुम्हारा घर का नाम होता है ना, ऐसा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे घर का क्या नाम है। अब देखो, 4 सेक्टर इकोनॉमी के मैं आपको बता चुका हूं, ये रीड ओनली टॉपिक है। हाउस होल्ड सेक्टर, जिसके अंदर मेनली कंज्यूमर्स आएंगे, जो मेनली ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फिर प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कि फर्म्स, ये सारी की सारी फर्म्स जो प्रोडक्शन करेंगी गुड्स और सर्विसेज का। तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर मेनली एक तो वेलफेयर एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है, डिफेंस ऑर्डर ये सब इसमें चलता है। और दूसरा प्रोड्यूसर भी है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज, जहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज, इनका प्रोडक्शन भी होता है, राइट। और फॉरेन सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंसिडर करते हैं। तो 4 सेक्टर मैंने आपको चारों बता दिए। सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो कैसे चलता है ये आपको पता है। सिंपल इकोनॉमी का मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी होता है जिसमें ना गवर्नमेंट है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स एग्जिस्टिंग ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स, राइट। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। ये क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर नहीं है। इसका सर्कुलर फ्लो ये मैं आपको समझा चुका हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये बोल रहा है कि जो आउटर लूप है, आउटर लूप का मतलब बाहर वाला लूप, देखो जरा क्या हो रहा है। बाहर वाले लूप में पहले यहाँ पे सर्विसेज आ रहे थे और उसके बदले में हम उनको, ये क्या हुआ ना सॉरी, आउटर लूप में सबसे पहले यहां से इधर से देखो फैक्टर सर्विसेज आ रहे थे जिसके बदले में हम गुड्स और सर्विसेज उनको दे रहे थे। तो आउटर लूप में तो गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहा है, यानी रियल फ्लो शो कर रहा है। इनर फ्लो में, इनर वाले लूप में वो मनी फ्लो शो कर रहा होगा। देखो यहां से इन्होंने खर्चा करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फैक्टर पेमेंट के बदले में इनको फैक्टर पेमेंट मिली होगी, तब इन्होंने ये खर्चा करा होगा। तो ये मनी फ्लो शो कर रहा है। क्या सर हमको डायग्राम ऐसा ही बनाना है? जरूरी नहीं है, जो मैंने आपको बना के दिखाया आप वो भी बना सकते हो। ये वाला, ये एक ही बात है, ये वाला बना सकते हो, ठीक है। बस उसने लूप के हिसाब से लिख दिया ताकि एक्सप्लेनेशन आसान हो
कि हमने आउटर लूप में क्या लिखा है और इनर लूप में क्या लिखा है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो आउटर लूप में क्या शो करा है, रियल फ्लो, और इनर लूप में क्या शो करा है, मनी फ्लो। इनर लूप में सिर्फ पैसे का फ्लो दिखाया है, आउटर लूप में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो दिखाया है। लूप मतलब ये जो एरो चल रहा है, ठीक है। बट प्रोसेस कैसे चलता है, प्रोसेस वैसे ही चलता है कि सबसे पहले जो हाउस होल्ड हैं वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे, ये सबसे पहले यही होगा, फिर इनको फैक्टर पेमेंट होगा ये, फिर ये कंजम्पशन करेंगे जिसके बदले में इनको गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे ये। बट इसने जो बाहर लिखा है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज लिखी है, तो आउटर लूप में ये रियल फ्लो शो कर रहा है और इनर लूप में ये मनी फ्लो शो कर रहा है। परफेक्ट हो गया बच्चा, ओके। आउटर लूप शोज द रियल फ्लो, इनर लूप शोज द मनी फ्लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद तो बस इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपको एक बार रीड करनी है। देखो बोल रहा है द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द फर्म्स एट फैक्टर पेमेंट इज पेड बैक बाय द फैक्टर ओनर्स टू द फर्म, सो देयर इज अ सर्कुलर एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी इनकम। सही है, परफेक्ट है, ओके। देखो बोल रहा है इसके अंदर प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, फिर इनकम से ही एक्सपेंडिचर होता है यानी खर्चा होता है। तो ये जो फ्लो है ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है और ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग है, तो ये सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। स्क्रीनशॉट ले लो। डन 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 डन। कुछ डिटेल्स बच्चों यहां भी दी है, जैसे क्या बोल रहा है कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो टोटल कंजम्पशन के बराबर होगा। जितना उन्होंने प्रोड्यूस करा उतना ही फर्म्स ने जो प्रोड्यूस करा उतना ही हाउस होल्ड्स खरीद लेंगे, ठीक है। जितना फैक्टर पेमेंट हुआ उतना ही फैक्टर इनकम होगा, जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ उतना ही फैक्टर इनकम होगा, और जितना रियल फ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उतना ही मनी फ्लो होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रियल फ्लो मनी फ्लो इसके अंदर इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि पैसा ना बाहर से आता ना पैसा बाहर जाता सर्कुलर फ्लो के। अगर बाहर से पैसा आए, अगर बाहर से पैसा आए तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन, और अगर पैसा बाहर जाए तो उसको बोलते हैं लीकेज। बट आपके पोर्शन में नहीं है तो आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। सर्कुलर फ्लो से बाहर गया तो लीक हो गया, लीकेज। बाहर से आया तो इंजेक्शन, ठीक है, परफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ये रीड ओनली है, ठीक है। आपको लास्ट में लिख देना है सर्कुलर फ्लो में। ओके सर, एक टॉपिक बचा मेरा बच्चा, वो है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा पूरा, सर्कुलर फ्लो का मीनिंग हमने, टाइप्स पढ़े, रियल फ्लो, मनी फ्लो, हमने माइक्रो मैक्रो पढ़ा। लास्ट टॉपिक आता है व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। बेटा इकोनॉमिक्स में जितनी भी चीजें आप मेजर कर सकते हो और वो चेंज होती हैं समय के साथ, उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे प्रोडक्शन, प्रॉफिट, सेविंग्स, आप नेशनल इनकम, आप ये हर चीज मेजर कर सकते हो और ये समय के साथ चेंज होती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो इन सबको वेरिएबल बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज समय के साथ चेंज हो और जिसको आप मेजर कर सकते हो वो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल दो तरीके के होंगे, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। सर व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो? बेटा जितने भी वेरिएबल्स आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करोगे, यानी उसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा। जैसे मेरी जेब में अभी कितना पैसा है, अभी कितना आया कितना गया पूरे महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आज अभी कितना है, तो क्या ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहा हूं, इसको बोलूंगा स्टॉक। वहीं पे मैं बोलूं कि मेरी पिछले साल की सेविंग कितनी है, अभी की सेविंग नहीं बोल रहा, पिछले साल की बोल रहा हूं, यानी पूरे 2025 में जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक मैंने कितना सेव करा। क्या इसके अंदर जनवरी 1 से 31 दिसंबर एक टाइम फ्रेम आ गया? तो जहां भी ये टाइम फ्रेम आ गया ना, चाहे वो एक महीने का हो, चाहे वो 10 दिन का हो, चाहे वो 7 दिन का हो, चाहे वो 15 दिन का हो, चाहे वो एक साल का हो, जहां भी टाइम डायमेंशन आ गया वो फ्लो है। और जहां ऐसा कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, हम अभी की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना, क्लोजिंग कैपिटल कितना। कैपिटल कभी पूरे साल का नहीं होता, कैपिटल का मतलब जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस शुरू करने के लिए, वो पूरे साल का नहीं होता। साल के शुरू में ओपनिंग, साल के लास्ट में क्लोजिंग, ठीक है। प्रॉफिट पूरे साल का, लॉस पूरे साल का। तो जो भी पूरे साल का आ रहा है, टाइम डायमेंशन आ रहा है, सेविंग्स पूरे साल की, पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की। तो जहां भी टाइम डायमेंशन आ रहा है ना बेटा, वो फ्लो है। जहां कोई टाइम डायमेंशन नहीं है वो स्टॉक है। तो क्या होता है स्टॉक? इट इज द वेरिएबल विच इज मेजर्ड, ये ध्यान रखेंगे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम,
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर टैंक है, मैं ये टंकी बंद कर दूं, अगर मैं टंकी बंद कर दूं तो इस टाइम इतना पानी इसमें है ना, इस टाइम इतना पानी इसके अंदर है, तो ये स्टॉक हो गया क्योंकि रुका हुआ है, कोई टाइम डायमेंशन नहीं, इतना अभी है, राइट। फिर मैं अगर टैप चला दूं बेटा तो यहां से धीरे 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 पानी निकल रहा है, पानी निकलने में समय लगेगा, धीरे 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 मैं बोलूंगा पिछले आधे घंटे में इतना पानी निकला या पिछले 10 मिनट में इतना वाटर फ्लो कर गया, तो ये क्या है, ये फ्लो है, ठीक है। अब जब मैं इसको बंद कर दूंगा, अब सपोज इसके अंदर इतना पानी बच गया ये, तो फिर मैं बोल रहा हूं कि राइट नाउ अभी इतना पानी बचा है, तो ये स्टॉक है। तो जहां भी समय लग रहा है ना जिस भी चीज में, वो फ्लो वेरिएबल है, जिसके अंदर कोई टाइम नहीं लग रहा, हम करंट सिचुएशन में देख रहे हैं, वो स्टॉक है, ठीक है। देखो क्या बोला, मेरे गोडाउन में कितने गुड्स हैं 31 जनवरी पे, तो 31 जनवरी का मतलब अभी, राइट नाउ 31 जनवरी पे कितना स्टॉक है, राइट। तो स्टॉक वेरिएबल इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। जैसे नेशन की वेल्थ, वेल्थ हम हमेशा देखते हैं कि आज कितनी वेल्थ है, कल कितनी वेल्थ थी, कल कितनी वेल्थ होगी, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं। उसी तरीके से कैपिटल, उसी तरीके से मनी सप्लाई, मनी सप्लाई होता है कि आज आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। फ्लो क्या है, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ये मेन शब्द तो ये है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आज, अभी, राइट नाउ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब इतने से इतने समय के बीच में, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा सर, जैसे प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी, देखो पूरा जनवरी, जनवरी 1 से 31 जनवरी। बर्थ रेट इन द ईयर 2022, पूरा 2022। नेशनल इनकम इन द ईयर 2022। तो ये सब फ्लो वेरिएबल्स हैं बेटा, कहीं भी एक हफ्ता, एक साल, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का टाइम आया, वो फ्लो है। जिसमें कोई टाइम नहीं है वो स्टॉक है। ओके, यस सर। स्टॉक क्या होता है, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या होता है, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, डज नॉट इज द मेन वर्ड, डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन एंड इट हैज अ टाइम डायमेंशन, इसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है बाबू, स्टैटिक का मतलब विच डू नॉट चेंज, जो एक ही जगह स्टिल रहता है। और फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, डायनामिक मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो स्टॉक, एस से स्टॉक, एस से स्टैटिक, मेमोरी टेक्निक, और ये डायनामिक, ये तो आपको याद ही रहेगा, सही है। फिर एग्जांपल्स देखो, पॉपुलेशन एज ऑन, देखो एक डेट पे, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली अभी कितनी है, राइट। मनी सप्लाई अभी कितना पैसा है, वेल्थ अभी कितनी है, कितना स्टोरेज है मेरे गोदाम में अभी, कहीं भी टाइम डायमेंशन नहीं है, ठीक है। और यहां देखो पूरा 2022, पूरा 2023। एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस अभी की थोड़ी होती है, ट्रांजैक्शन होती है पिछले महीने कितनी ट्रांजैक्शन हुई, पिछले हफ्ते कितनी ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शंस। देश की इनकम, तो ये सब बेटा फ्लो है, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया जी। आओ जी यहां पे देखो, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च, एक डेट दी हुई है, एक डेट दे दी ना, ये स्टॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लॉस, बेटा लॉस कभी भी ये नहीं होता कि अभी का लॉस, लॉस होता है पिछले साल का लॉस, पिछले महीने का लॉस, इसके अंदर हमेशा टाइम डायमेंशन होता है, ये फ्लो है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में कितना प्रोडक्शन, फ्लो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉफिट, प्रॉफिट भी फ्लो हो गया, प्रॉफिट भी साल का होता है, सही है। पॉपुलेशन एज ऑन 31 मार्च, देखो एक डेट पे, एक डेट पे आ गया स्टॉक, एक डेट पे आते ही स्टॉक है। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च, फिर से एक डेट पे आ गया स्टॉक, ठीक हो गया। सेविंग्स, सेविंग्स आपकी कुछ टाइम पीरियड की होती है हमेशा, फ्लो। नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ईयर, बेटा नेशनल इनकम, इनकम वैसे भी साल की ही होती है, तो फ्लो। कैपिटल, कैपिटल बच्चे या ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा, है ना। तो कैपिटल हमेशा एक पॉइंट पे होता है कि आज मेरे बिजनेस में इतना कैपिटल लगा हुआ है, तो कैपिटल हमेशा स्टॉक होता है। नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, पूरे दिसंबर में, तो ये फ्लो होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कैटेगराइज करते हो कौन सा स्टॉक कौन सा फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टॉक या फ्लो बताओ, कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है, और इस तरीके से इसका डिफरेंस आ सकता है। दिस इज इट गाइस, स्क्रीनशॉट लो, डन। ये हमारा पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है मेरी जान। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म, नेशनल इनकम का एक पार्ट खत्म,
ऐसे ही नेशनल इनकम टोटल 6 पार्ट्स में खत्म करूंगा मैं, या शायद 5 में कर दूं, बट 6 तो लग जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। तो हम नेशनल इनकम अच्छे से करेंगे 10 मार्क्स का, बट एक पार्ट खत्म। तो आप अच्छे तरीके से ये 3 टॉपिक रेडी करो, प्रिपेयर करो। इसके बाद मेरा बेटा हम लोग आगे चलेंगे, जहां पे हम किस चीज को कवर करेंगे, जहां पे हम कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 को कल। अकाउंट्स में 2 दिन का ब्रेक दिया है क्योंकि अकाउंट्स तुमने करी है। इको का एक चैप्टर आज हो गया, एक बीएसटी का चैप्टर करेंगे, फिर अगले हफ्ते से मैं 2 सब्जेक्ट का डे शुरू कर दूंगा। बट इस वीक में अभी एक सब्जेक्ट का डे ही चलेगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी 11th की भी वीडियोस बनानी है, कल से 11th की वीडियोस भी आ रही हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, राइट। बट तुम चिंता मत करो, 100 डेज मैंने बोला ना तुमको, आज डे 5 है, 100 डेज में हम पूरा पोर्शन खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। जितने भी मेरे कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं स्पेशली, या जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स वाले हैं वो तो हमसे ऑफ कोर्स कनेक्टेड रहते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, बट ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे खास तौर पे, और साइंस वाले बच्चे जिन्होंने इको ली हुई है, वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा कि दूसरी स्ट्रीम के बच्चे भी हमारे पास आके अच्छे से हमारे साथ मिलजुल के पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, आई लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। आई विल सी यू टुमारो। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा, बाय बाय।